संजना उस धुएं के बीच लेबोरेटरी के अंदर जाती है। संजना अंदर का नजारा देखकर एकदम दंग रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वहां सब कुछ जल कर राख हो चुका है। संजना सब कुछ अपने हाथों से चेक करके देखने लगती है, शायद कहीं कोई सिस्टम बच गया हो, पर सब कुछ जलकर राख हो चुका है। संजना को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे। इतने में भावेश भी वहां आ जाता है और वो भी ये सब देखकर एकदम चौंक जाता है। वो चारों ओर देखता है और उसके चेहरे पर निराशा साफ दिखने लगती है। फिर वो संजना से पूछता है, ये सब कैसे हुआ? संजना हैरानी के साथ कहती है, पता नहीं, मैं जब यहाँ आई तो ये सब जलकर राख हो चुका था। फिर संजना कुछ पल सोचती है और भावेश से कहती है, भावेश, मुझे लगता है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। उसे पता चल गया था कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं और इससे पहले हमें कोई सबूत मिले उसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। तभी भावेश को याद आता है कि लाइब्रेरी से निकलने के बाद उस रात उसे भी ऐसा लगा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी वो संजना को बताता है, शायद तुम सही कह रही हो, उस दिन मुझे भी लगा था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। शायद उसी इंसान ने हमें रोकने के लिए इस लेबोरेटरी को जला दिया। तभी भावेश के मन में ख्याल आता है, क्या वो पन्नू हो सकता है? पर पन्नू ऐसा क्यों करेगा? उसे अगर मुझे रोकना होगा तो वो सीधा हमला करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ कि उसका सामना कर सकूं। फिर भावेश जाकर उस जले हुए सिस्टम और मशीन को चेक करने लगता है। संजना हैरानी से देखती रहती है और फिर कुछ देर बाद पूछती है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? भावेश संजना से कहता है, मैं एक एक चीज को सिस्टम की मदद से एनालाइज कर रहा हूँ, देखते हैं कहीं कुछ मिल जाए। भावेश सारे कंप्यूटर सिस्टम को चेक करता है और कुछ देर बाद उसे नोटिफिकेशन आता है, डेटा फाउंड। भावेश तुरंत ही सिस्टम से कहता है, प्रोसेस। और कुछ पल बाद जले हुए सिस्टम में से एक रोशनी भावेश की ओर निकलती है और अचानक से भावेश के हाथ में एक पेन ड्राइव आ जाती है। संजना ये सब देखकर दंग रह जाती है और पूछती है, ये तुमने कैसे किया? भावेश फिर संजना से कहता है, सिस्टम बहुत कुछ कर सकता है, तुम धीरे धीरे समझ जाओगे। फिलहाल हमें इस पेन ड्राइव को चेक करना चाहिए कि इसमें आखिर ऐसा क्या है। संजना कहती है, मेरे घर चलते हैं, वो पास ही है, हम जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। भावेश भी हाँ में सर हिलाता है। दोनों पेन ड्राइव लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ पल बाद दोनों संजना के घर आते हैं। संजना के कमरे में उसका लैपटॉप रखा हुआ है। संजना उसे ऑन करती है और तुरंत ही भावेश उस पेन ड्राइव को लगाता है। उस पेन ड्राइव के लैपटॉप से कनेक्ट होते ही एकदम से बहुत सारी वीडियोस खुलने लगती हैं। साथ ही लैपटॉप बार बार ब्लिंक भी करता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लैपटॉप अब किसी और के काबू में चला गया है। भावेश और संजना कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। भावेश अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करके लैपटॉप को अपने काबू में लेने की कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं हो पाता। संजना घबराने लगती है और कहती है, ये क्या हो रहा है, मेरा लैपटॉप? तभी कुछ देर बाद सब कुछ एकदम से थम जाता है और लैपटॉप ठीक हो जाता है। दोनों थोड़ी राहत की सांस लेते हैं और फिर संजना उस पेन ड्राइव को खोल कर देखती है। उसमें एक वीडियो है। वो दोनों वीडियो को प्ले करते हैं। वीडियो प्ले होते ही उसमें नजर आता है कि एक आदमी को टेबल पर लिटाया जा रहा है और फिर उसके दिमाग पर एक मशीन के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। वो आदमी छटपटा रहा है, पर वहाँ पास खड़े लोग एक्सपेरिमेंट को नहीं रोकते। उस वीडियो में किसी की भी शक्ल नजर नहीं आ रही है, बस उस एक्सपेरिमेंट को करते हुए रिकॉर्ड किया गया है। कुछ पल बाद उसी वीडियो में वो एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है और फिर वो लोग चेक करते हैं तो वो आदमी मर चुका है। तभी उस वीडियो में आवाज आती है, रिचर्ड सर, ये तो मर गया। दूसरी ओर से आवाज आती है, उस अगले वाले को लेकर आओ, हमें इस एक्सपेरिमेंट में किसी भी तरह कामयाब होना है। और फिर वो वीडियो खत्म हो जाता है। भावेश और संजना ये सब देखने के बाद बहुत हैरान थे। संजना हैरानी के साथ कहती है, क्या ये वायरस सिस्टम से कुछ कनेक्टेड है? भावेश को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था और फिर वो कहता है, शायद हाँ, ये जो एक्सपेरिमेंट की बात चल रही है ये पक्के में वायरस सिस्टम के बारे में ही बात कर रहे हैं
और इस वीडियो में किसी रिचर्ड का नाम लिया गया है। हमें उसे ढूंढना चाहिए कि आखिर ये इंसान कौन है और उसने क्या किया था। दूसरी ओर पन्नू भी अपने घर पर वही वीडियो देख रहा है। उस वीडियो में सबके चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। जिस आदमी पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था और जो मर गया वो कोई और नहीं, पन्नू ही था। फिर पन्नू वो वीडियो देखकर खुद से बातें करने लगता है। रिचर्ड, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मुझे मारकर मेरी जगह ले ली। तभी पन्नू के दिमाग में आवाज आती है, अच्छा, तुम्हारी वो बेकार सी जिंदगी को मायने मिल गए। तुम दर दर भटकते रहते थे, खाने के पैसे तक नहीं थे तुम्हारे पास। आज मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी बदल गई है। मेरा एहसान मानो, वरना तो तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर थी। पन्नू ये जवाब सुनकर चुप रह जाता है, पर इसके साथ ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या पन्नू के शरीर में कोई और भी है? क्या उसका वायरस सिस्टम ही रिचर्ड्स है? पन्नू के दिमाग में फिर आवाज आती है, तुम उस लड़के को मार क्यों नहीं देते? कितना इंतजार करना पड़ेगा? अब तो वो मेरी तलाश में भी जुट गया है। तुम्हें पता है कि ये कितना बड़ा खतरा हो सकता है। पन्नू तभी अपने सिस्टम से लड़ने लगता है। तुमने खुद कहा था कि अब उसके पास सुपर सिस्टम नहीं है। मैं बेवजह अपने दोस्त को नहीं मार सकता। तभी सिस्टम की ओर से जवाब आता है, बेवकूफ मत बनो, सुपर सिस्टम खुद को छुपाना जानता है। हो सकता है उस दिन सुपर सिस्टम ने खुद को छुपा लिया हो। पन्नू असमंजस में है कि वो क्या करे। क्या वो भावेश को मार दे या नहीं, क्योंकि अब उसके मन में ये ख्याल चल रहा है कि भावेश के पास अब वो सुपर सिस्टम नहीं है। भावेश और संजना इंटरनेट पर रिचर्ड्स के बारे में सर्च कर रहे हैं। रिचर्ड नाम से उन्हें बहुत सारी चीजें मिलती हैं, पर उन्हें किसी ऐसी चीज की तलाश है जिससे उनकी किसी तरह से मदद हो सके। सर्च रिजल्ट में उन्हें एक डॉक्टर रिचर्ड मिलते हैं और वो ह्यूमन साइकोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेशलिस्ट भी हैं। भावेश और संजना को उन पर शक होने लगता है। संजना तुरंत ही कहती है, भावेश, हो न हो यही वो शख्स है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकता है। भावेश को भी यही लग रहा था। फिर भावेश रिचर्ड के बारे में और पता करने की कोशिश करता है, पर उसका कोई एड्रेस या नंबर कुछ भी नहीं मिलता। बस एक न्यूज मिलती है जिसके मुताबिक रिचर्ड एक लैबोरेटरी ब्लास्ट में मारे गए थे। दोनों इस लैबोरेटरी का एड्रेस लिखते हैं और तुरंत ही उस एड्रेस के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों उस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं, पर वो जगह पूरी तरह खंडर पड़ी हुई है। दोनों उस खंडर के अंदर जाते हैं और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं कि अगर उन्हें कुछ मिल जाए, पर सब जगह पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं और कुछ भी नहीं मिलता। तभी भावेश उस खंडर से सटे घर को देखता है और उसे कुछ अजीब लगने लगता है और वो तुरंत ही संजना से पूछता है, संजना, तुम्हें ये घर कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है? संजना भी उस घर को देखती है और फिर कहती है, भावेश, ये घर तो वही है जहाँ हम कुछ घंटे पहले थे। भावेश ये सुनकर दंग रह जाता है और फिर दोनों एक पतली सी गली से होकर उस घर की दूसरी ओर आते हैं। देखते हैं कि ये तो वही हवेली है जहाँ वो पहले भी आए थे। हवेली काफी पीछे तक फैली हुई है और पीछे का हिस्सा उस लैबोरेटरी से जुड़ा हुआ था जो अब तबाह हो चुका है। भावेश और संजना एकदम उलझते जा रहे थे। जितना उन्हें लग रहा था कि कोई सबूत मिला है, उतना ही वो सबूत उन्हें घुमा कर रख देता है। भावेश फिर संजना से कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये हो क्या रहा है? तभी संजना कहती है, भावेश, कहीं ऐसा तो नहीं वो लैबोरेटरी कभी वहां थी ही नहीं, बस उसका एड्रेस वहां का पड़ा था और उस न्यूज के मुताबिक अब वो लैबोरेटरी तबाह हो चुकी है। दोनों के मन में कई सवाल उठ रहे थे, पर क्या सच है और क्या झूठ, इस बात का कोई सबूत नहीं था। संजना भावेश से कहती है, भावेश, हो न हो ये सब इसी हवेली से जुड़ा हुआ है। जिसने भी वो लैबोरेटरी जलाई है वही हमें सच तक पहुंचा सकता है। भावेश तभी परेशान से कहता है, पर वो शख्स हमें मिलेगा कैसे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। तभी संजना थोड़ा सोच कर कहती है, हमें अपना काम जारी रखना चाहिए। जैसे जैसे उस शख्स को लगेगा कि हम सच्चाई के करीब पहुंच रहे हैं, वो खुद सामने आ जाएगा। भावेश को संजना की बात समझ नहीं आती है। वो बस उसे हैरानी से देखता रहता है।
अगले दिन न्यूज़पेपर में बैंक से चुराए हुए नोटों के बारे में जानकारी निकलती है। इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव और सब इंस्पेक्टर फोन के पास बैठे हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि कोई तो होगा जो फोन करेगा। कई घंटे बीत जाते हैं पर कोई फोन नहीं आता। सब इंस्पेक्टर सूर्य कुमार से कहते हैं, सर आपका ये प्लान तो फ्लॉप हो गया, अब हम क्या करें? इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव बस मुस्कुराते हैं और कोई जवाब नहीं देते। ये देखकर सब इंस्पेक्टर थोड़े परेशान से हो जाते हैं और फिर पूछते हैं, सर क्या चल रहा है आपके दिमाग में, प्लीज बताइए ना मुझे भी। सूर्य कुमार यादव बस मुस्कुराते रहते हैं और फिर आराम से अपनी चेयर पर लेट जाते हैं और आसमान की ओर देखने लगते हैं। सब इंस्पेक्टर को बहुत ही जिज्ञासा हो रही है जानने की कि इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव के दिमाग में क्या चल रहा है। इंस्पेक्टर आराम से लेटे हुए हैं, जैसे कि उन्हें यकीन है जो उन्होंने किया है वो सही है। भावेश स्कूल जाते ये सब न्यूज़पेपर में पढ़ता है। उसमें चोरी की वारदात की जानकारी भी लिखी हुई थी। भावेश को तुरंत ही याद आता है, ये तो वही दिन है जिस दिन मैं उन डायमंड्स के पैसे कैश करवाने के लिए बैंक गया था और उस दिन वहाँ पन्नू भी था। कहीं ये सब पन्नू ने। भावेश के मन में ख्याल चलने लगता है कि कहीं पन्नू ने तो वो चोरी नहीं की थी। फिर उसके मन में दूसरा ख्याल आता है, क्या मैं पुलिस को इस बारे में जानकारी दे दूं? तभी उसकी अंतरात्मा से आवाज आती है, अगर तुम पन्नू के बारे में जानकारी दोगे तो पन्नू तुम्हारे बारे में भी उन्हें जानकारी दे देगा। इसमें तुम भी फंस सकते हो। भावेश के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। एक ओर वो पुलिस वालों की मदद करना चाहता है और दूसरी ओर अपनी पहचान छुपाकर भी रखना चाहता है। भावेश इस उलझन में उलझा रहता है और कुछ ही पल में वो स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल में अपनी क्लास तक आते ही भावेश एकदम हैरान हो जाता है। क्लास के बाहर संजना खड़ी है और मुस्कुरा रही है। भावेश संजना को इस तरह देखकर उससे हैरानी के साथ पूछता है, संजना क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? संजना भावेश को एक बुक देती है जो देश के मशहूर साइंटिस्ट N.S. रेड्डी ने लिखी है। भावेश हैरानी के साथ संजना से पूछता है, ये बुक, ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? संजना कहती है, ये बुक तुम्हारे कई सवालों के जवाब हल कर सकती है। भावेश हैरानी के साथ फिर उस बुक को देखता है और देखते हुए कहता है, पर ये तो स्पेसक्राफ्ट पर लिखी हुई बुक है, इससे हमारा क्या काम? तभी संजना बुक के पहले 2 पेज पलटकर भावेश को दिखाती है। उसमें लिखा हुआ है, इस बुक को लिखने में जिसने मदद की है वो है N.S. रेड्डी के असिस्टेंट रिचर्ड। भावेश ये पढ़कर एकदम दंग रह जाता है और संजना को देखता है। संजना अभी भी मुस्कुरा रही है और फिर कहती है, इस बुक को पढ़ लो, इसमें जरूर कुछ न कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसकी हमें तलाश है। फिर भावेश तुरंत सिस्टम से बोलता है, सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, यस होस्ट। और इससे पहले भावेश कुछ कह पाए भावेश का फोन बजने लगता है। भावेश फोन निकाल कर देखता है तो अंजना का फोन आया हुआ है। भावेश फोन उठाता है और जो वो सुनता है वो सुनकर दंग रह जाता है। संजना भी भावेश के हैरानी भरी चेहरे को देखकर परेशान हो जाती है।